नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि अगर भारत की संसद के दो घर यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी कानून पर एक दूसरे से बिल्कुल सहमत ना हो तो क्या होगा? मतलब एक कहे हाँ और दूसरा कहे ना, तो क्या वो कानून कभी बन ही नहीं पाएगा? हमारे संविधान ने इस मुश्किल के लिए कुछ बड़े ही दिलचस्प रास्ते निकाले हैं। तो चलिए आज इसी संसदीय पहेली को सुलझाते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। जब दो सदन आमने सामने हों तो होता क्या है? इसका जवाब देखिए, कोई एक सीधा साधा नियम नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में इसके लिए कई अलग अलग और बड़े ही स्मार्ट तरीके दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझ लेते हैं। हमारी संसद के दो सदन हैं, है ना? एक लोकसभा जिसमें सीधे जनता के चुने हुए लोग होते हैं, और दूसरी राज्यसभा जो हमारे राज्यों की आवाज है। अब ज्यादातर बिलों के लिए नियम बिल्कुल सीधा है। जब तक दोनों सदन हाँ नहीं कह देते, कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। सिंपल। लेकिन हमेशा सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं होता। कभी कभी कुछ खास हालात बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फैसला लेना है जिसमें जरा भी देरी नहीं की जा सकती, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां दोनों सदन किसी बिल पर राजी हो ही नहीं पा रहे हों। खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इन सब सिचुएशंस के बारे में पहले से ही सोच रखा था। तो पहली खास सिचुएशन देखते हैं, यह है मनी बिल यानी धन विधेयक का मामला। अब ये वो बिल होते हैं जिनका लेना देना सीधे सीधे देश के पैसे से होता है, और जाहिर है देश की आर्थिक गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहे, इसके लिए इन बिल्स को एक तरह का कह सकते हैं एक वीआईपी पास मिलता है, एक स्पेशल फास्ट ट्रैक रास्ता। तो सवाल उठता है कि ये मनी बिल होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो पैसे से जुड़ा कोई भी बिल, जैसे कि कोई नया टैक्स लगाना हो या फिर सरकार को अपने खर्चों के लिए पैसा चाहिए हो। और इसकी सबसे बड़ी और खास बात क्या है पता है? इससे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और इसके पीछे की सोच भी बड़ी साफ है, क्योंकि लोकसभा में जनता के डायरेक्ट नुमाइंदे होते हैं, तो जनता के पैसे पर पहला हक भी उन्हीं का बनता है। और इसी मनी बिल की कहानी में एंट्री होती है एक मैजिकल नंबर की, 14। जी हाँ, 14। ये नंबर इस पूरे खेल को बदल देता है। कैसे? क्योंकि जब लोकसभा से कोई मनी बिल पास होकर राज्यसभा पहुंचता है, तो उनके पास उस पर सोचने विचारने के लिए सिर्फ 14 दिन होते हैं, बस 2 हफ्ते। तो इसका पूरा प्रोसेस देखिए कितना सीधा है। लोकसभा ने बिल पास किया, फिर वो गया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास 14 दिन हैं। वो चाहे तो कुछ सुझाव दे सकते हैं या फिर कुछ भी ना करें। लेकिन जैसे ही 14 दिन पूरे हुए, खेल खत्म। बिल को ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा, भले ही राज्यसभा ने उस पर हाँ कहा हो, ना कहा हो या कुछ भी ना कहा हो। मतलब साफ है, पैसे के मामले में असली पावर लोकसभा के पास है। चलिए अब एक दूसरी और बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन पर आते हैं। मान लीजिए देश में कोई राजनीतिक उथल-पुथल हुई और लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो गई। अब सवाल ये उठता है कि उन सारे बिल्स का क्या होगा जो पाइपलाइन में थे, जिन पर काम चल रहा था? क्या वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, सारी मेहनत पानी में? इसका जवाब इस टेबल में छिपा है। देखिए, नियम ये कहता है कि अगर कोई बिल लोकसभा में ही पेंडिंग था, तो लोकसभा के भंग होते ही वो बिल भी खत्म। इसे कहते हैं बिल का लैप्स हो जाना। और यही होता है उस बिल के साथ भी जो लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटका हुआ था, वो भी लैप्स हो जाता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग होने से पहले ही दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाने का नोटिस जारी कर दिया था, तो फिर वो बिल लैप्स नहीं होता, वो जिंदा रहता है। और अब आते हैं उस सिचुएशन पर जो सबसे बड़ा डेडलॉक है, जब कोई साधारण बिल, मनी बिल नहीं, कोई साधारण बिल दोनों सदनों के बीच ऐसा फंस जाए कि कोई रास्ता ही ना निकल रहा हो, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। इसे ही कहते हैं असली लेजिस्लेटिव डेडलॉक। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हमारे संविधान में एक, कह सकते हैं, एक ब्रह्मास्त्र दिया गया है, और वो है आर्टिकल 108। यही आर्टिकल है जो संसद की जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का रास्ता खोलता है। ये बिल्कुल आखिरी उपाय है। अब ये जॉइंट सिटिंग बुलाई कैसे जाती है, इसका भी एक तय प्रोसेस है।
पहले तो किसी बिल पर दोनों सदनों में असहमति होनी चाहिए। जब ये पक्का हो जाता है, तब राष्ट्रपति एक नोटिस जारी करते हैं कि वो एक जॉइंट सिटिंग बुलाने का इरादा रखते हैं, और बस इसी नोटिस के बाद दोनों सदनों को एक साथ आने का न्योता भेजा जाता है। और यहाँ पर वही मजेदार नियम फिर से लागू होता है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एक बार राष्ट्रपति का वो नोटिस जारी हो गया ना, उसके बाद चाहे लोकसभा भंग ही क्यों ना हो जाए, जॉइंट सिटिंग तो होकर रहेगी। इससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी मजबूत है। तो चलिए अब उस सीन की कल्पना करते हैं जो भारतीय लोकतंत्र में बहुत कम देखने को मिलता है, जॉइंट सिटिंग का सीन। सोचिए, सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद एक साथ बैठे हैं। माहौल बिल्कुल अलग है। तो सवाल यह है कि यहाँ पर इस महासदन में फैसला कैसे होता है? और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस खास मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसका जवाब है लोकसभा के स्पीकर। जी हाँ, जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं, जो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत जरूरी नियम है, क्योंकि इससे बैठक की कार्यवाही पर कहीं ना कहीं लोकसभा का दबदबा थोड़ा बढ़ जाता है। और अब सबसे जरूरी बात, फैसला कैसे होता है? बड़ा ही सिंपल तरीका है, किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं। जितने भी सांसद मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, उनकी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 50% से सिर्फ एक वोट ज्यादा, और बस इसी एक छोटे से नियम से महीनों या सालों से अटका हुआ बिल पास हो सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में सांसदों की संख्या राज्यसभा से लगभग 2 गुनी होती है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जॉइंट सिटिंग में नंबर गेम की वजह से हमेशा जीत लोकसभा की ही होगी? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है जिसमें आखिरी फैसला तो लोकसभा का ही माना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे संसदीय सिस्टम के पावर बैलेंस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।